हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है विनिर्माण उद्योग। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए, पहले इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। देखिए, उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। देश में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्रांबे के संयंत्र की स्थापना से हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वडोदरा में 1969 में स्थापित किया गया। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है, जो अनेक नए उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलेस्टोमर्स और पृष्ठ संक्रियक। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन क्षेत्र के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही है। पहला है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायनों जैसे पॉलीमर और रेशों से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करती है। दूसरा है पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु यानी सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह संस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 ईस्वी में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड नेफ्ता पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने के सेक्टर में हैं। और मुंबई सेल रसायन उद्योग का केंद्र है। यह उद्योग पुनः चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग जो है अपनी मजबूती, टिकाऊपन, धुलाई, धोने पर न सिकुड़ने के गुणों के कारण व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उधना में लगाए गए हैं। कोटा और बड़ोदरा में एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। किस प्रकार के कपड़े? एक्रिलिक। इसके बाद है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। ये उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक यानी नाइट्रोजन फास्फेट व पोटास के उत्पादन क्षेत्रों के आसपास केंद्रित हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयां जो है अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रदी लोहे का उपयोग करती हैं और उसे विद्युत भट्टियों में प्रक्रमित करती हैं। भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 उर्वरक इकाइयां हैं, 57 जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्पादन करती है। 31 इकाइयां यूरिया उत्पादन और 9 इकाइयां उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करती है। 68 अन्य लघु इकाइयां मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। और वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम और भारतीय उर्वरक निगम यानी एफसीआई गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो हैं, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। भारतीय उर्वरक लिमिटेड जो है, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड 1961 में, हिंदुस्तान उर्वरक कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1978 में, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम यानी इफको 1967, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड 1980 और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुआ। याद रखिएगा। देखिए, उर्वरक कंपनियों की जो अवस्थिति है भारत में, किस राज्य में कौन सी कंपनियां अवस्थित हैं, इनको ध्यान में आपको रखना है।
तो देख लीजिए, इधर जो है पाकिस्तान में जो है भटिंडा है, नांगल है, इधर जो है यूपी में आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून है, यूपी में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो गोरखपुर है, ठीक है, कानपुर है, पिपराला है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इधर जो है आंटा है, ये जो है जगदीशपुर है, इधर इधर जो है फूलपुर है, बरौनी है, अमझोर है, ठीक है। किस राज्य में कौन सी कंपनियां स्थित हैं आपको इंडिकेट करना है। इधर आप देख लीजिए कोटा है राजस्थान में, इधर जो है आपका खेड़ी नगर है, खेड़ी नगर, और सलाडीपुर सलाडीपुर है, इधर अहमदाबाद है, कटोल है, इधर विजयनगर, फर्टिलाइजर नगर, इधर जो है धारगधरा, और इधर जो है नानदेसरी, ठीक है, हजीरा है, नक्सारी है, इधर कुम्हारी है, कोरबा है, राउरकेला है, सिंदरी है, ठीक है। तो पूरी एक बार जो है आप अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगर बात करें तो जो उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक, इनको एन से, और फास्फेटिक उर्वरक इनको पी से, पोटास उर्वरक इनको के से जो है इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और जो नाइट्रोजनी उर्वरक के मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन है, फास्फोटिक उर्वरक के फास्फेट हैं, और पोटास जो उर्वरक है इसके मुख्य जो पोषक तत्व है वो है पोटास, ठीक है, तो याद रखना है। देखिए अगर बात करें तो रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1906 में तमिलनाडु के कहां पर, रानीपेट नामक स्थान पे। 1974 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगोला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलुआ नामक स्थान पर स्थापित किया गया, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद भारतीय उर्वरक निगम जो है इसकी स्थापना कब हुआ, 1951 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया, सिंदरी। भारत जो है पोटास, ठीक है, भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की सबसे कह सकते हैं खपत जो है अधिक है। भारत में 2019-20 में एनपीके उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 133.12 किलोग्राम थी। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पुडुचेरी का, दूसरा स्थान तेलंगाना का, और तीसरा स्थान पंजाब का है। क्रम याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पुडुचेरी, सेकेंड स्थान तेलंगाना, और थर्ड स्थान पे पंजाब है। देखिए कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तलचर, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, तलचर कहां पर है, उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, और कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य, तो भारत के जो प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद यानी फूलपुर में, और झारखंड में सिंदरी है, महाराष्ट्र में मुंबई ट्राम्बे और ट्राम्बे अंबरनाथ है, राजस्थान में खेतड़ी है, सलादीपुर है, लूनी है और कोटा है, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा और खरदा है, बिहार में बरौनी है, कर्नाटक में मंगलुरु और बेलूला है, उड़ीसा में राउरकेला है, मुनीराबाद है, मुनीराबाद तलचर, गुजरात में कांडला है, बड़ोदरा है, हजीरा है, भावनगर है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और तादेपल्ली तुनुकू, और तमिलनाडु में न्यू दिल्ली, रानीपेट, एन्नोर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, अवाडी एवं मनाली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कृभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है। कहां पर है, कृभको का गैस आधारित जो यूरिया अमोनिया संयंत्र है वो हाजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर के कारखाने भी गैस आधारित हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री, देखिए घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट जो है ये आवश्यक तत्व है। देखिए पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहां पर, चेन्नई में। कब, 1904 में। इस उद्योग को भारी व स्थूल
ठीक है। ये जो उद्योग है सीमेंट उद्योग, भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम की आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश में 210 बड़े और 477 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। भारत वैश्विक उत्पादन क्षमता का लगभग 8% सीमेंट उत्पादन करता है और 2020-21 में भारत का वास्तविक सीमेंट उत्पादन 329 मिलियन टन रहा। कितना? 329 मिलियन टन, याद रखिएगा। देखिए, सीमेंट उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है भारत में वो कहां कहां पर है, याद रखना है। देखिए, यहां पे जो है बुयान है, सूरजपुर और चरखी दादरी, ठीक है, वानमोर, चुनार, लल्ला, डालमिया नगर, बुंजारी, सिंदरी, इसके बाद है सतना, चूर्क, कैमूर, इसके बाद मधार, दुर्ग, राज, ठीक है, राजगंगपुर, इसके बाद मैरियल, करीमनगर, इसके बाद इधर देखिए सवाई माधोपुर है और निमहेड़ा है, लखेरी है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, शिवालिया है, भावनगर है, सिक्का है, पोरबंदर है, द्वारिका है, वेरावल है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है बहाम, छेरला, करीमनगर, मंचेरत और पायम है। इसके बाद बंगलोर है, शंकरदुर्ग है, इसके बाद अमास सद्रा है, भद्रावती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोटायाम भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पूरे जो सीमेंट उद्योग केंद्र हैं भारत में कहां कहां पर हैं आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद है आधारभूत उद्योग। देखिए, वे उद्योग जिनका अंतिम उत्पादन अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल या उत्पादन के साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन आदि, ठीक है। ये सभी जो है आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं इनका स्वामित्व एवं संचालन सरकार के अधीन होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे इसका संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन और स्वामित्व सरकार के अधीन होता है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समाजवादी देश में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, जो सार्वजनिक है, ये दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के उद्यम पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रबंधित तथा सरकार के द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल, इसमें सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। ये निजी संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। भारत में इनके उदाहरण है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह या संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। इन उद्योगों में संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल आधारित उद्योग। इसके बाद है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकारों, ठीक है, कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकारकों, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उत्तम उदाहरण हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है शीशा उद्योग।
देखिए, शीशा उद्योग जो है, भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों पर सभी प्रकार से देखने को मिलता है और इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शीशा उद्योग के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा जगह, तो बेलगछिया, श्रीरामपुर, रिसरा, वर्धमान, रानीगंज और आसनसोल। झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर और नागपुर है। और गुजरात में बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा और मोरबी है। बिहार में पटना और कहलगांव है। राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बलावाली और फिरोजाबाद है। अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलुरु और गुवाहाटी है। तो याद रखिएगा। इसके बाद है संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग में अगर बात करें तो पहला है रेलवे। पूरे भारत में रेलवे का विस्तृत जाल बिछा हुआ है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन और यात्री डिब्बे निर्माण का जो उद्योग है बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। वर्तमान में हम रेलवे के डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। चितरंजन, देखिए चितरंजन के लोकोमोटिव वर्कर्स, ठीक है, चितरंजन के लोकोमोटिव वर्कर्स में बनाए जाते हैं। आईआईटी रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को जो है संरक्षित किया गया है। आईआईटी में जो आईआईटी रुड़की है, यहां पे देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी में मानी जाती है, जब मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब से? 1928 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, जब मुंबई में जनरल मोटर्स कंपनी की जो है स्थापना की गई थी। प्रमुख जो इकाइयां हैं, हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा और सनराइज इंडस्ट्रीज बंगलुरु। सड़क परिवहन रेल परिवहन के तुलना में अधिक व्यापक है, यानी जो सड़क परिवहन है रेल परिवहन के तुलना में सबसे ज्यादा विस्तृत है। और इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो तीन पहिया स्कूटर हैं, इनके निर्माण में भारत का संसार में जो स्थान प्राप्त है वो पहला स्थान प्राप्त है। तीन पहिया स्कूटरों के निर्माण में देश में ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पनकी यानी कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी और पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। इसके बाद है पोत निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं, पहला है गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, दूसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और तीसरा है मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई यानी महाराष्ट्र में। वर्तमान में पोत निर्माण जो है एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए जो पोत निर्माण उद्योग है, इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है और इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से? विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, याद रखिएगा। बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोची और विशाखापत्तनम में होता है। मझगांव डाक लिमिटेड भारतीय नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। कोलकाता के निकट गार्डन रीच में कर्स नाव, माल नौकाएं, निकर्षण पोत, तटपोत, जल पोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है वायुयान उद्योग, यानी जो वायुयान उद्योग है, यह एक नया उद्योग है और यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है।
इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में लगाया गया था। इस कारखाने को वर्ष 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है। ठीक है, क्या है? HAL। वर्तमान में जो इनकी इकाइयां हैं, 6 इकाइयां हैं। कहां कहां पर है? तो कोरापुट में है, नासिक में है, बेंगलुरु में है, ठीक है, इसके बाद लखनऊ में है, हैदराबाद में है और कानपुर में। एक एक इकाई वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न है। भारत जो है अब कई प्रकार के छोटे बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। तकनीकी और श्रमिक आधारित जो उद्योग है, पहला सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह उद्योग मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है और इसने देश के आर्थिक ढांचे और लोगों की जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, सेल्यूलर टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री यानी हार्डवेयर और प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल है। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी और सिलिकॉन नगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज क्या कहते हैं? तो याद रखिए, स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, फुटलूज उद्योग कहते हैं। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो फुटलूज उद्योग क्या है? स्वच्छंद उद्योग जो है, याद रखिएगा, स्वच्छंद उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग देखिए, ये जो उद्योग है संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, जैसे में सॉफ्टवेयर, घड़ी आदि उद्योग। इसके बाद है, देखिए, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एक, याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हैं इनको एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़ा संचार हाई डेटा कम्युनिकेशन सुविधा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? तो हाई डेटा कम्युनिकेशन जो है प्रदान करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो यह जो है 20, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च आंकड़ा संचार सुविधा प्रदान करते हैं। प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और लखनऊ। तो भारत में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है कहां कहां पर है? तो आप देख सकते हैं, श्रीनगर में है, ठीक है, मोहाली में है, दिल्ली यानी भारत की प्रशासनिक राजधानी, और इधर जो है आपका नोएडा में है, जयपुर में है, ठीक है, और इंदौर में है, गांधीनगर है, कोलकाता, गुवाहाटी, आप देख सकते हैं, लोकेशन को याद रखिएगा। मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है, और जो बेंगलुरु है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, और मैसूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पुणे और तिरुवनंतपुरम, ये सभी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शाहदरा, मऊ आदि प्रमुख है। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजरी और रेडीमेड वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। देखिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट और कृत्रिम ज्वेलरी आदि आते हैं। ये उद्योग भी भारत में सभी जगह फैले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष सौंदर्य के लिए विशेष केंद्र प्रसिद्ध है। जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन के लिए मैसूर नगरी को ख्याति प्राप्त है, इत्र के लिए जौनपुर, सुगंधित तेल व इत्र के लिए कनौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे तथा कोलकाता प्रमुख केंद्र हैं। कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जयपुर प्रसिद्ध है। इसके बाद है खिलौना उद्योग।
खिलौना निर्माण उद्योग पहले भारत में काफी लोगों को जो है रोजगार प्रदान करता था, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के आयात से इस उद्योग में काफी ह्रास आया है। वर्तमान में देखिए शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि क्षेत्रों में यह उद्योग जो है विकसित है। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जो भारत है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित जो उद्योग हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ जो है 1879 में कागज का सफल कारखाना जो है यहां पर स्थापित हुआ, ठीक है। इसके बाद कानपुर में 1876 में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ। इसके बाद देखिए मढ़ौरा में 1903 में प्रथम चीनी मिल स्थापित, और जो आपका बेतिया है, बेतिया में 1800, देखिए बेतिया में मढ़ौरा में जो है 1903 में प्रथम चीनी मिल स्थापित हुआ, और बेतिया में 1840 में आधुनिक चीनी मिल का प्रथम प्रयास डच व्यापारियों के द्वारा किया गया। जो जेके नगर है, यहां पे 1937 में देश का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया गया है। कुल्टी जो है 1874 में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना यहां पे स्थापित हुआ, और रांची जो है 1958 में भारत का प्रथम भारी इंजन संयंत्र स्थापित हुआ, और ट्राम्बे 1854 में कावसजी डाबर के द्वारा सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना जो है यहां पर स्थापित हुआ, ठीक है। और जो मुंबई है, मुंबई याद रखिएगा 1966 में पेट्रो रसायन का प्रथम निजी संयंत्र यानी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड स्थापित हुआ। चेन्नई 1904 में भारत का प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापित। रानीपेट जो है 1906 में देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र स्थापित, और त्रावणकोर जो है 1945 में भारत का प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र स्थापित हुआ। ये सभी जो है महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को स्वीकृति दी गई है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से तथा नवगठित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया अभियान। क्या? स्टार्टअप इंडिया अभियान 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया अभियान का एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य था नए उद्यमों को, जो नए उद्यम हैं, इनको वित्तीय मदद देना और उद्यमियों को रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें रियायतें देना। पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देशों की संपन्नता में स्टार्टअप का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यह सामूहिक रूप से मिलकर रोजगार पैदा करने के अवसरों को जो है जन्म देते हैं। विकसित देशों ने आरंभ से ही अपने स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए नीतियों का विकास किया है। स्टार्टअप कंपनियों के विकास तथा वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 2500 करोड़ रुपए प्रारंभिक और 10,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ 4 वर्षों के लिए स्टार्टअप कोष स्थापित किया गया है। इसके बाद देखिए स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडिया अभियान है, इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है, कब स्टार्ट हुआ, कितना इसमें इसके जो कोष है, कितना इसमें आरक्षित है, ठीक है, ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट अप इंडिया पहल की घोषणा की गई। कब? 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा हुई, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा से किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि उपलब्ध कराएंगे। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ऋण पूर्व चरण और संचालन दोनों के लिए सहायता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य है 7 वर्ष तक बैंकों का ऋण चुकाने की सुविधा के साथ जनसंख्या के पिछड़े वर्गों और संस्थागत ऋण संरचना का लाभ पहुंचाना है। इस ऋण योजना के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी इसकी संचालन एजेंसी है, NCGTC, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए महारत्न, रत्न और मिनी रत्न कंपनियों के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं,
यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो देखिए, जो शर्तें हैं महारत्न कंपनियों के लिए, क्या शर्त है? तो 3 वर्षों तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक लाभ, विगत 3 वर्षों तक वार्षिक परिसंपत्ति औसतन 15,000 करोड़ रुपए। ये शर्त हैं, दो शर्त। नवरत्न के लिए दो शर्तें हैं, 6 निर्धारित प्रदर्शन मानकों में से 60 स्कोर प्राप्त किया हो और मिनी रत्न 1 का दर्जा प्राप्त हो। मिनी रत्न 1 का जो है विगत 3 वर्षों में लगातार लाभ या विगत 3 वर्षों में औसतन लाभ 30 करोड़, और मिनी रत्न 2 का जो शर्त है विगत 3 वर्षों तक लगातार लाभ तथा सकारात्मक प्रदर्शन किया हो। निवेश लाभ क्या है? तो किसी परियोजना में निवेश के लिए महारत्न कंपनियों के लिए 1,000 से 5,000 करोड़ रुपए की अथवा अपनी पूरी संपत्ति की 15% की छूट। दूसरा जो है नवरत्न, एकल परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए परिसंपत्ति का 15% तक निवेश छूट। और मिनी रत्न 1 जो है, इसमें याद रखिएगा, मिनी रत्न जो 1 है 500 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति के बराबर निवेश छूट जो भी कम हो। इन दोनों में से 500 करोड़ रुपए या अपनी परिसंपत्ति के बराबर निवेश छूट, जो इन दोनों में से कोई भी एक कम हो, उसको माना जाएगा। और इसके बाद जो आपका जो सेकंड है, 300 करोड़ रुपए तक या अपनी परिसंपत्ति के 50% छूट। तो यह है मिनी रत्न सेकंड निवेश लाभ। और देखिए, जनसंख्या नहीं, महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 कंपनियां हैं। महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या 11 है। नवरत्न कंपनियों की जो दर्जा प्राप्त है, नवरत्न, वो 13 कंपनियां हैं। मिनी रत्न 1 की जो दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं वो 61 हैं, और मिनी रत्न 2 की जो दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं वो 12 कंपनियां हैं। तो याद रखिएगा, संख्या भी कभी कभार पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, जो महारत्न कंपनियां हैं, पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1964 में, और महारत्न का दर्जा 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापित, 2010 में इसको दर्जा दिया गया, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय देहरादून में है, इसे भी 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में इसकी स्थापना हुआ, 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया, और नई दिल्ली में जो है इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में स्थापित हुआ, 2011 में इसे महारत्न की दर्जा मिला, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में, 2013 में इसे महारत्न की दर्जा प्राप्त हुआ, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापित, 2013 में इसे महारत्न की दर्जा प्राप्त, और नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में जो है स्थापित हुआ, 2017 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापित हुआ, 2019 में दर्जा प्राप्त हुआ, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापित हुआ, 2019 में महारत्न की दर्जा प्राप्त हुआ, और मुंबई में इसका जो है क्या है, मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 1986 में यह स्थापित हुआ, 2021 में इसे महारत्न का दर्जा मिला, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया, इसको देख लेते हैं। देश के औद्योगिक विकास, वैश्विक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत नए आविष्कारों और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी घरेलू कंपनियों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा किया जाएगा। मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक निवेश भारत का गठन किया गया है, जो विदेशी निवेशकों को नियामक और नीति संबंधी जानकारी देगा। इसके बाद है 13 नवरत्न कंपनियां। कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं? तो देखिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL, स्थापना 1986 में हुआ। इसके बाद है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1954 में इसे स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम 1958। इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 में यह स्थापित हुआ। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नालको 1981 में इसको स्थापित किया गया था।
भारतीय नौवहन निगम जो है इसको 1961 में स्थापित किया गया था। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एनएलसी, इसको 1956 में स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है इसको 1959 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसको 1982 में स्थापित किया गया था। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसको 1965 में, कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड इसको 1988 में और राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको 1960 में स्थापित किया गया था। भारत की प्रमुख मिनी रत्न कंपनियां कितने हैं? तो 73 हैं। कौन कौन से हैं आप एक बार जो है इसको देख लीजिए। तो चलिए, भारत की जो 73 महारत्न मिनी रत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न श्रेणी 1 की जो कंपनियां हैं वो 61 हैं। आप देख सकते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। देखिए, मैं इसलिए इसको जो है मतलब कि बोल रहा हूं या आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 कंपनियों का नाम होगा, महारत्न से पूछ लिया जाएगा कि महारत्न इनमें से कौन सी कंपनियां हैं, या नवरत्न की कौन सी कंपनियां हैं, या मिनी रत्न श्रेणी की कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो इसको जो है कंपनियों को जो नाम है, कंपनियां के जो नाम है, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आपको पूछना मतलब जो पूछा जा सकता है कि जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ये किस श्रेणी की कंपनी है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी जो है मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है। इसके बाद है बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन संस्थान लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। इसके बाद है कामराजार पोर्ट लिमिटेड, गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, HSCC लिमिटेड, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, ठीक है, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, KIOCL लिमिटेड, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड, MOIL लिमिटेड, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। इसके बाद है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ठीक है। ये सभी मिनी रत्न 1 श्रेणी की कंपनियां हैं। इसके बाद है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, MMTC लिमिटेड, MSTC लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम, NHPC लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, और SJVN लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंट एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, THDC इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और वेब कोर्स लिमिटेड। इसके बाद मिनी रत्न श्रेणी सेकंड की जो कंपनियां हैं वो 12 कंपनियां हैं। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, भारत पंप और कंप्रेसर्स लिमिटेड, ठीक है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, FCI अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, HMT लिमिटेड, भारतीय चिकित्सा एवं औषधि निगम लिमिटेड है, और मेकॉन लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। तो याद रखिएगा, भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं
औद्योगिक विकास, इसके बारे में देख लेते हैं। औद्योगिक नीति क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए सरकार जो है औद्योगिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि भी लाना है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य था? पहला जो उद्देश्य था, अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसकी विकृति तथा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। इस नीति के अंतर्गत किए गए जो उपाय हैं वो क्या क्या है? तो पहला उपाय है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, विदेश निवेश नीति, पूंजी बाजार में पहुंच, खुला व्यापार, प्रावस्थलबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन, औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। औद्योगिक नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण। तो औद्योगिक नीति के 3 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योग को छोड़कर से सभी उद्योग के लिए समाप्त कर दी गई है। साथ ही वर्ष 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई। संपत्ति देहली, देखिए संपत्ति देहली की सीमा समाप्त कर दी गई है और बिना लाइसेंस क्षेत्र में, जो बिना लाइसेंस क्षेत्र है, इसमें पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें केवल निर्धारित प्रारूप में दिए गए विवरण पत्र जमा करने की जो है आवश्यकता होती है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया है। अगर बात करें तो देखिए एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंधन कुशलता और व्यवहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान के द्वारा जो है लाभ प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ और सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्गों तक पहुंचने की जो है सहमति दे दी। औद्योगिक नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, घरेलू और बहुराष्ट्रीय व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई। नए क्षेत्र जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। इन सभी छूटों के बाद भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आशाओं के अनुकूल नहीं है। स्वीकृत और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में बहुत अंतर था, यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है। अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यानी प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी और व्यापारिक आदान प्रदान को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण से समन्वय स्थापित करने में लगी हुई हैं और इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। निजीकरण क्या है? यानी प्राइवेटाइजेशन। देखिए देश के अधिकतर उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। इसके बाद है उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। इसका उद्देश्य उद्योग और व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में जनसंख्या से रिलेटेड बातें जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना जो है प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।